हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेएनबी क्लासेस में। आज की इस क्लास में बात करेंगे पेरोल अकाउंटिंग की। टैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पेरोल अकाउंटिंग, जिसमें आप पूरे स्टाफ की सैलरी को मेंटेन कर सकते हैं कि आप किसी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहे हैं। पहले आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और जब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप उसको पे करेंगे। अभी क्या होता है, आप जनरली सीधा डायरेक्टली पे कर रहे हैं पेमेंट में जाकर, लेकिन हम पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि सैलरी हुई कितनी। अब आप सोचेंगे कि सैलरी कैलकुलेट क्या करना, अगर किसी एम्प्लॉय को हमने 10,000 सैलरी बोली है तो महीने के लास्ट में 10,000 उसको दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या सरकारी जितने विभाग हैं वहाँ पे जब भी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो हमेशा एक कैलकुलेट करके सैलरी दी जाती है। अगर आप ध्यान से देखें, कभी भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या प्राइवेट एम्प्लॉय को जब सैलरी मिलती है तो उसके अकाउंट में जब सैलरी आती है तो वो कभी एग्जैक्ट फिगर में नहीं होती। यानी कि अगर उसकी सैलरी 20,000 है तो वहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा 18,240 रुपये, या फिर आपको देखने को मिलेगा 17,890 रुपये, यानी कि कुछ भी एक राउंड फिगर वैल्यू, और जो हर महीने अलग अलग होती है। तो ये जो सैलरी आ रही है ये गवर्नमेंट एक कैलकुलेशन के थ्रू फिर आपको देती है, यानी एम्प्लॉय को देती है। तो ये कैलकुलेशन के लिए अलग तरह के पेरोल सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जहाँ पे सैलरी कैलकुलेट की जाती है, लेकिन टेली के अंदर भी बाय डिफॉल्ट एक फीचर दे रखा है पेरोल अकाउंटिंग का, तो आप इसकी मदद से भी एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, अब मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा सरल तरीके से होगा, और इसके नोट्स स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट्स को पढ़ पाएंगे। ये टैली की पूरी सीरीज चल रही है। पिछले 30 वीडियो में हमने बेसिक ऑफ टैली के बारे में सीखा, थोड़ा सा एडवांस आ रहा है, और इस बार हम सीख रहे हैं पेरोल अकाउंटिंग, कैसे हम किसी कंपनी के अंदर सभी स्टाफ की सैलरी को कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंपनी बनाइए, क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम आप एक नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जेएनबी क्लासेस, जेएनबी क्लासेस 1। यहाँ पे आप डिटेल भर दीजिए जो भी जरूरी है। डिटेल भरने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए Ctrl+A से। इसके बाद आपको फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा। फीचर्स इनेबल करने के लिए, जैसा कि आपको पहले भी पता है, F11 फीचर्स का नाम है यहाँ पे मेंटेन पेरोल, इसको यस करिए। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है कॉस्ट कैटेगरी और ऊपर यूज़ करना है पेरोल। दोनों फीचर्स इनेबल करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शंस शो हो जाएंगे जिसमें हम इन्फो करेंगे। सेव करने के बाद आप बाहर आइए और सीधा जाइए, आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेरोल अकाउंटिंग और पेरोल वाउचर के ऑप्शन बढ़ चुके हैं। अब आपको पहले इन्फो करनी होगी, तो आप सारी इन्फो एक बार कर दीजिए, और जब आप एक बार इन्फो कर लेंगे तो आपको हर बार बस एंट्री करनी पड़ेगी। आपकी सैलरी यानी एम्प्लॉय की सैलरी अपने आप कैलकुलेट होती रहेगी हर महीने। लेकिन आप पेरोल इन्फो में जानकारी भरें, वो आप उस हिसाब से भरें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी में चलता हो। तो चलिए देखते हैं। पेरोल इन्फो पे जाके सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना होगा यूनिट ऑफ वर्क, फिर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। ये क्या है? अब आप जब पेरोल इन्फो कर रहे हैं तो आपकी कंपनी किस तरह से अटेंडेंस मेंटेन करती है, किस तरह से पे हेड देती है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको सब क्या होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से उनको बनाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आप ऊपर से नहीं बना सकते, पहले आपको यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, अटेंडेंस बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप कैटेगरी बनाएं, ग्रुप बनाएं, एम्प्लॉय बनाएं, पे हेड बनाएं, सेल डिटेल बनाएं, फिर वाउचर टाइप्स बनाएं। सेल डिटेल भी हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा। तो आप इसे स्टेप से बनाएं, पहले बनाएं ये यूनिट ऑफ वर्क्स, फिर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइम, उसके बाद आप क्रम से चलें। तो चलिए यूनिट बनाते हैं। तो देखिए नाम से यूनिट मतलब होता है वर्क, वर्क मतलब यूनिट मतलब इकाई हो गई, वर्क मतलब काम, यानी काम को नापने की इकाई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के अगर काम को नापा जाएगा तो घंटों या मिनटों में ही नापा जाएगा कि वो कितने घंटे काम करता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क से बस हमें यही बनाना है। एक आप बनाएंगे आवर्स के लिए HR, यहाँ पे आप उसका फॉर्मल नेम फुल फॉर्म लिख सकते हैं, और 0.2 स्थानों तक ऐसे सिंबल में आप डालेंगे। दूसरी यूनिट मिनट, मिनट के लिए मैंने यूज़ किया MIN, यहाँ पे मैं पूरा फॉर्मल नेम लिख सकता हूँ मिनट, और दशमलव यहाँ 2 स्थानों तक, मतलब ऐसे 1 मिनट 40 सेकेंड, दशमलव में 1.40, दशमलव के बाद कितने स्थान आ रहा है 40, मतलब 2 अंक। इससे आप 0 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको मेन जो ध्यान रखना है वो ऊपर रखना है यूनिट्स पे, HR और मिनट। जब आप ये 2 सिंगल यूनिट बना लें तब आपको इन दोनों सिंगल यूनिट को मिला के एक कंपाउंड यूनिट बनाना होगा। ये इसलिए बनाना होगा क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय घंटों या मिनटों में काम करता है तो हमें पता नहीं है वो घंटों में करेगा या मिनटों में, तो हम वहाँ दोनों यूनिट यूज़ करेंगे कंपाउंड यूनिट। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा कंपाउंड यूनिट का, आप वो जाके देखें, उसमें मैंने समझाया कंपाउंड यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, कंपाउंड यूनिट लेंगे ऊपर से, और HR के साथ हम मिलाएंगे मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 मिनट 1 घंटे में। तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट, यानी HR ऑफ 60 मिनट। तो यहाँ 1 घंटे की अपनी
60 मिनट की एक यूनिट बन चुकी है, जिसे हम बोलेंगे कंपाउंड यूनिट। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आप जाएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे और यहाँ बनाएंगे आप अटेंडेंस टाइप। तो अटेंडेंस टाइप में आप अटेंडेंस टाइप बनाएंगे जो आपकी बिजनेस में चलते हैं। तो जनरली जो सभी जगह चलते हैं वो मैं बना रहा हूँ। जैसे सबसे पहले कोई एम्प्लॉय या तो अपसेंट होगा तो आप अपसेंट का बनाएंगे यहाँ पे। इसके बाद इसे आप रखेंगे। अपसेंट क्या होता है? अपसेंट होता है लीव विदाउट पे, यानी अगर कोई एम्प्लॉय अपसेंट है बिना बताएं तो हम उसे लीव दे देंगे लेकिन पे नहीं करेंगे उस दिन का। तो आप इसका प्रोडक्शन अटेंडेंस टाइप रखेंगे लीव विदाउट पे। इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय बीमार होता है, सिक लीव, अगर वो बीमारी के कारण छुट्टी लेता है तो हम उसे पे करेंगे। तो अटेंडेंस लीव विद पे, यानी कि हम पे करेंगे और लीव भी दे देंगे। इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो आप ओवर टाइम का बनाएंगे और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और ये घंटों में ओवर टाइम कर सकता है या मिनटों में, अब ये फिक्स नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे कंपाउंड बनाया कि HR मतलब घंटों भी हो सकता है, मिनट भी, ये हम वहाँ यूज़ कर पाए। अगर मैंने HR लिया तो फिर HR ही हो पाएगा और मिनट लिया तो मिनट ही, इसमें मैं दोनों यूज़ कर पाऊँगा। तो कंपाउंड यूनिट है, 2 यूनिट्स के एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यस, ये 3 यूनिट नॉर्मली बनती हैं। 1 यूनिट वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स हमें बनाने के लिए इसको बनाना होगा। प्रेजेंट यानी एम्प्लॉय कितने दिन आया, और इसको आप रखेंगे लीव विद पे। ठीक है, इसको लीव विद पे रखना है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप इसको अभी थोड़ा इग्नोर कर देना, अभी बस आप बना लेना, आगे मैं इसको समझाऊंगा इसका क्या मीनिंग है। तो हमने 4 यहाँ पे अटेंडेंस टाइप बना लिए। बस अब सिंपली आपको एम्प्लॉय कैटेगरी बनानी है। तो कैटेगरी में आप जाइए, क्रिएट। कैटेगरी किस आधार पे बनेगी कि आपके बिजनेस में या आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं नाइट शिफ्ट कैटेगरी। तो नाइट शिफ्ट के सारे एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट कैटेगरी में और डे शिफ्ट के सारे एम्प्लॉय डे शिफ्ट कैटेगरी में। या फिर आप बना सकते हैं यहाँ पे सीनियर और जूनियर। या फिर अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कुछ ऐसा काम है जो फील्ड वर्क से रिलेटेड है तो आप यह एरिया वाइज बना सकते हैं कि इस एरिया के एम्प्लॉयज़ फिर दूसरे एरिया के एम्प्लॉय इस तरह से। तो ये तब करना जब आपके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हो और कैटेगरी में डिवाइडेड हो। अभी मैं मान रहा हूँ कि हमारे एम्प्लॉय इतने नहीं है तो मैं यहाँ पे बस एक ही कैटेगरी बना रहा हूँ अभी एम्प्लॉय। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं बस एक ही बना रहा हूँ एम्प्लॉय। इसको आप यस करना जरूर करें, नहीं तो आप अगर नहीं करेंगे वहाँ आपको शो नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो एम्प्लॉय और दोनों ऑप्शन को आप यस करके सेव करें। इसके बाद आपको बनाने होंगे ग्रुप, और ग्रुप में क्रिएट। पहले आप लेंगे कैटेगरी कि किस कैटेगरी ग्रुप बना रहा है। तो डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट अगर आप लिया है तो यहाँ डे शिफ्ट चूज करके उसकी कैटेगरी बनाए, ग्रुप बनाए। अभी तो मैंने एक ही ग्रुप लिया है एम्प्लॉय, तो मैं उसी के अंदर काम करूंगा। तो एम्प्लॉय लिया मैंने, आप भी एम्प्लॉय रख सकते हैं, एम्प्लॉय से सारा काम बस आपका हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे उस डिपार्टमेंट्स के नेम से जो डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में है। तो ग्रुप का मतलब आप समझ सकते हैं डिपार्टमेंट्स। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सेल्स डिपार्टमेंट, तो आप लिख सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। और कुछ नहीं करना आपको, सैलरी यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, मांगे करेंगे। इसके बाद आप यहाँ बनाएंगे परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। इसके अलावा आप बनाएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट आप वो बना सकते हैं। फीस डिपार्टमेंट है मान लीजिए तो फीस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट से तो अकाउंट डिपार्टमेंट्स। तो इस तरह का जो भी डिपार्टमेंट से आप बना लीजिए। मैंने अभी एग्जांपल में 2-3 बना लिए। इसके बाद आप बनाएंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनाने के लिए आप एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी जो आपके यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो आप उसका पे डिटेल्स भरेंगे। लेकिन उससे पहले आप ऊपर कैटेगरी जरूर चूज करेंगे। तो एम्प्लॉय है मेरी कैटेगरी, इसके बाद आप एम्प्लॉय देंगे। तो मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर सुमित शर्मा। इसके बाद आप यहाँ पे उसका अकाउंट डिपार्टमेंट का ग्रुप चुनिए कि वो किस ग्रुप में जॉब करता है। तो मैंने माना वो परचेज के ग्रुप में जॉब करता है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे परचेज डिपार्टमेंट। अगर वो जॉब करता है फूड डिपार्टमेंट में, जो भी उसका डिपार्टमेंट हो वो डिपार्टमेंट चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है कि इस एम्प्लॉय ने कब से ज्वाइन किया। तो हमने मान रहा है कि 1 अप्रैल से ज्वाइन किया। अगर ये 2 अप्रैल से करता है या फिर ये अक्टूबर से करता है या नवंबर से, तो आप वो डेट डालो। इसके बाद डिफाइन सैलरी हम यहाँ नहीं करेंगे, आगे करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सी जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उस एम्प्लॉय का नंबर क्या है वो आप टाइप कर दें। उसका डेजिग्नेशन मतलब पद क्या है। मिस्टर सुमित जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में किस पद पे है, तो वो अकाउंट संभालते हैं या फिर वो सिक्योरिटी गार्ड में, या फिर वो एक एम्प्लॉयज़ या वर्कर की तरह काम करते हैं, या फिर वहाँ पे मैनेजर हैं। तो जो भी है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो मैंने मान ली कि मैनेजर है तो मैं मैनेजर लिख दूंगा, और मैनेजर का काम क्या होता है वो यहाँ लिख देंगे मैनेजिंग करना। अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं तो कंप्यूटर डेटा एंट्री करना, इस तरह का उसका वर्क हो जाता है। मैंने फंक्शन मतलब काम जो वो कर। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे उसकी लोकेशन भी, वो कहाँ जॉब करता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सिटी का नाम गुना, या फिर हम यहाँ बता सकते हैं फ्लोर कि वो किस फ्लोर पे काम करता है। तो आपको बिजनेस की कंपनी किस टाइप की उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्लोर नंबर 3rd पे करता है ये, या फिर आप ऑफिस नंबर बता सकते हैं कि ऑफिस नंबर।
कुल मिला के आप उसका लोकेशन दे दें जहाँ से आप उसे पहचाना जाता है। तो ऑफिस नंबर 3 है ना। इसके बाद आप यहाँ पे टाइप कर दो उसका जेंडर जो भी है। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लें, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो मान लो इसकी डेट ऑफ बर्थ ये होगी। अगर आपका एजुकेशन वर्जन है तो आप ये डेट सेट नहीं कर पाएंगे, तो आप ध्यान रखें। अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो आप 25/10 या जो भी डेट करें नहीं तो यहाँ पे 1 या 2 तारीख से ज़्यादा एंट्री नहीं हो पाई। ये अभी लाइसेंस है इसलिए मैंने 25 तारीख सेलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पे आप उसका ब्लड ग्रुप इसलिए लिया जाता है ताकि जब एम्प्लॉयज़ में कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि सारे एम्प्लॉयज़ की मदद करना। तो अगर कोई एम्प्लॉय बीमार होता है, इसको खून की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, तो उस ब्लड डोनेशन के लिए उसकी ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय ब्लड डोनेट कर सकता है। तो उस टाइम पे रिपोर्ट मांग ली जाती है कि उसका A- ब्लड ग्रुप है या A पॉजिटिव। तो जब भी कोई किसी A पॉजिटिव की जरूरत होगी तो इस एम्प्लॉय को कॉल कर लिया जाएगा डोनेशन के लिए। तो आप यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप कंपनियाँ मेंटेन कराती हैं, अगर है तो आप भर दीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से फादर्स या मदर्स नेम, तो इसके फादर्स नेम जो भी होंगे वो आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप स्पाउस नेम मतलब हस्बैंड या वाइफ नेम जो भी नाम हो आप वो टाइप कर दें। इसके बाद एड्रेस, ये कहाँ पर रहता है एम्प्लॉय उसका एड्रेस डाल सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और ये बैंक डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पेन अगर उसका है, यूएन नंबर यदि है, ESI इनकम टैक्स और ये जो PF के अकाउंट नंबर्स होते हैं यदि वो हैं तो यहाँ पे हम भर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव करें। ये एक एम्प्लॉय बन गया। इसी तरह से एम्प्लॉय कैटेगरी में आप 2nd, 3rd, 4th, 5th जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका आप एक करके बना लेंगे। अभी मैंने एक एम्प्लॉय बनाया क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर से बाहर आते हैं और अब बनाएंगे हम इसके पे हेड। पे हेड क्या होते हैं? पे हेड कंपनी के बनते हैं। कंपनी एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधाएं देती है या किस तरह से सैलरी देती है वो पे हेड के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है तो उसे हम बेसिक बोलते हैं, और सैलरी के साथ साथ उसको रहने के खर्चा भी दे रही है तो उसको हम HRA बोलते हैं। ऐसे अगर खाने पीने के लिए भी खर्चा दे रहे हैं तो उसे DA बोलेंगे, और इसी तरह से अगर वो आने जाने के लिए ट्रेवलिंग के लिए भी दे रहे हैं तो उसे TA बोलेंगे। इसी तरह से कंपनी अगर PF भी काटती है एम्प्लॉय का तो PF अकाउंट में डिडक्ट होगा, और इस तरह से टैक्सेस भी अगर करते हैं तो टैक्सेस का यूज़ करना होगा। ओवर टाइम का अगर कंपनी पैसे देती है तो ओवर टाइम का भी पेड बनेगा। यानी किसी एम्प्लॉय को कंपनी क्या क्या देती है और क्या क्या काटती है, अगर ये सब कैलकुलेशन करें तो वो सब पे हेड से होगी। तो आप पे हेड पे जाएं। यहाँ पे हेड बहुत हो सकते हैं, 14, 15 या 20 तक भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक कंपनी में मुश्किल से 6 या 7 या 5 ही पे हेड होंगे। तो पे हेड डिपेंड करता है कैलकुलेशन मेथड सब कुछ कंपनी के ऊपर। तो अभी बाय डिफॉल्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आप इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो चेंजेस क्या करेंगे वो रिपोर्ट पे आपको दिख जाएगा। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी मतलब जो एम्प्लॉयज़ को बोली जाती है बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी हमेशा एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, इसलिए इसे अंडर रखना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये एक तरह की फिक्स्ड होती है, क्योंकि अगर इस किसी एम्प्लॉय की सैलरी बोली गई 20,000, 21,000 तो उसे उतनी मिलनी है, तो फिक्स्ड है, ये बदलेगी नहीं हर बार। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है बिल्कुल बाय डिफॉल्ट सही है। आपको बस सीधा आना है कैलकुलेशन टाइप पे, और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे वो कैलकुलेशन जिस कैलकुलेशन से आप बेसिक सैलरी मेंटेन करेंगे। तो एक जब भी किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है हमेशा उसकी अटेंडेंस के हिसाब से दी जाती है, तो इसलिए आप यहाँ पे लेंगे ऑन अटेंडेंस। ये कंप्यूटेड वैल्यू यूजर डिफाइंड फ्लैट रेट नहीं हो सकता, ये ऑन अटेंडेंस ही होगा। ये क्या होता है अभी हम आगे समझ रहे हैं। तो आप ऐसा रखेंगे ऑन अटेंडेंस, जितने दिन वो आएगा उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। और लीव विथ पे, ये कौन सी कंडीशन है? तो सिक लीव वाली कंडीशन पे भी हम इसे क्या करेंगे, पे करेंगे अगर वो अब्सेंट रहता है तो आप सिक लीव को चूज़ करें। और आप सैलरी देंगे वो कब देंगे, तो हम सैलरी मंथ में ही देते हैं तो आप मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ करेंगे मंथ में तो 30 डेज़ भी होते हैं और कैलेंडर मंथ भी चलता है, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपने लिया कैलेंडर पीरियड तो एम्प्लॉय ने अगर ज्वाइन किया 1 तारीख को तो हर महीने की 1 तारीख को उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लिया यूजर डिफाइंड है, फिर आपसे पूछा जाएगा 1 महीने में आप कितने दिन मान रहे हैं, तो मैंने लिखा 30, तो अब 1 तारीख से 30 दिन बाद, आपको चाहे 31 का महीना हो चाहे 1 का, 30 दिन जैसे ही होंगे उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लें कि आप यहाँ पे यूजर डिफाइन ले रहे हैं या करंट पीरियड। तो कंपनी की पॉलिसी क्या है, 30 दिन में पेमेंट करने की या तारीख से तारीख पेमेंट करने की, तो आप वो यहाँ पे देख लें और भर दें। तो अभी मैं मान रहा हूँ यूजर डिफाइन 30 डेज। इसके बाद आप इसको सेव कर लें। ये राउंडिंग मेथड है कि दशमलव के बाद अगर पॉइंट आएगा उनको कैसे मैनेज करना है, अभी इग्नोर करिए इसको। और यस, अगला देखते हैं यहाँ पे सैलरी के बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस TA, उसके आने जाने का खर्चा, ये भी एक तरह के अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए। इसके बाद ये फिक्स्ड भी हो सकती है और वेरिएबल भी, और ये डिपेंड करता है किस तरह से कंपनी दे रही है। तो अभी मैं इनमें से एक मान रहा हूँ फिक्स्ड, और ये कंपनी के लिए खर्चा है, ये सब सही है। कैलकुलेशन टाइप में मुझे लेना होगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे 3 चीज़ें ले सकता हूँ, या तो मैं लूँगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, या मैं लूँगा एज यूजर डिफाइन, या मैं लूँगा फ्लैट रेट। अब
फिर से आपको चूज़ करना है कि आपकी कंपनी किस तरह से पे करती है। तो देखिए, अगर आपकी कंपनी पर डे आपको टी आने जाने का पैसा देती है जैसे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़, तो आप फ्लैट रेट चूज़ करके उसे ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ने ये बताया रखा है कि आपकी सैलरी का इतना % टी मिलेगा, मतलब आपकी सैलरी अगर 20,000 है तो उसका 5% आपको टी अलग से मिलेगा, तो फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। या फिर आप जब भी आपको पे किया जाएगा तो वहाँ जब यूज़र डिफाइन मतलब जब आपसे पूछ लिया जाएगा हर महीने हर बार आपको कितना टी देना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्लैट रेट दिन के हिसाब से डे, सेव करेंगे। इसके बाद मैंने अगला बनाया यहाँ पे DNS अलाउंस DNS अलाउंस डेली के आप खर्चे से जोड़ सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा एक तरह के खाने पीने का आप खर्चा बोल सकते हैं इसको। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सही है, DNS अलाउंस इसका फुल फॉर्म होता है DNS अलाउंस। ये सब आपको नोट से मिल जाएगा डिटेल में। इसके बाद ये भी बदल सकता है या फिक्स हो सकता है। इसके बाद आप यहाँ पे लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसकी भी आप लेंगे या तो फ्लैट रेट या डिफाइन है कंप्लीट वैल्यू। तो अभी समझाने के लिए यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक मेथड बतानी होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय की अर्निंग 5,000 है तो उसे कोई DA नहीं मिलेगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ अगर कंपनी की पॉलिसी है। और 5,000 से ऊपर अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी है तो उसे 5% DA मिलेगा उसकी सैलरी का अलग से। तो आप इसको यस कर लें, इस तरह से आप मेथड डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगला बनाऊँ HRA, होम रेंट अलाउंस, रहने के लिए खर्चा। ये भी कंपनी की एम्प्लॉय है और ये भी फिक्स्ड है और ये भी कंपनी का खर्चा है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम, इसमें भी आएगा एक निश्चित दर पे मिलेगा फ्लैट रेट, और ये महीनों पे दिया जाता है तो आप मंथ सेलेक्ट करें और यस करें। इस तरह से आप प्रोविडेंट फंड PF, ये अर्निंग नहीं है, ये डिडक्शन है, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। आप कन्फ्यूज ना हो, कई जगहों पे यहाँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय डिडक्शन यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे आपका सारा काम हो जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप इसको चूज़ करें। इसके बाद ये कंपनी का खर्चा नहीं है, खर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी आपको अलग से PF नहीं देती, वो आपकी सैलरी में से काट के PF आपको देती है, तो ये कंपनी की लाइबिलिटी बनती है, इसलिए इसको अंडर रखना है करंट लाइबिलिटीज़ के। उसके बाद आप इसे रखेंगे, ये आप नहीं बताएंगे कितनी कटेगी, ये मेथड होगी जो कंप्यूटेड वैल्यू ही होगा हमेशा, यानी कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा कि कितनी सैलरी देनी है, और वो मेथड हम बताएंगे कि यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 8,000 है, ऐसा मैं मान रहा हूँ अपनी कंपनी में कि 8,000 सैलरी है तो PF नहीं कटेगा, लेकिन 8,000 से ऊपर जिसकी भी सैलरी है उसका PF कटेगा 12%, तो 12% PF कट के अलग से सेव होगा PF अकाउंट में। इसका अगला हम बनाएंगे ओवर टाइम। तो ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, ये बदल सकता है तो वेरिएबल होगा। इसके बाद आप यहाँ पे चूज़ करेंगे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, और फिर सेम यहाँ पे जाएगा ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है इससे, और यूनिट हम यूज़ करेंगे ओवर टाइम, जो प्रोडक्शन टाइम हम चूज़ करेंगे अपसाइड ओवर टाइम जो हमने बनाए थे वो, तो यहाँ पे ओवर टाइम आएगा। अगला बनेगा PROFESSI, प्रोफेशनल टैक्सेस। टैक्सेस यदि कट रहे हैं तो, और टैक्सेस कटना एक तरह से आता है एम्प्लॉय स्टेट डिडक्शन में, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा क्योंकि सारे टैक्सेस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होते हैं। करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, लेकिन जब ग्रुप अलग से हमें दे रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो हम इसी का यूज़ करेंगे क्योंकि ये टैक्स ही है। ये कंप्यूटेड वैल्यू होगा बाय डिफॉल्ट। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 है तो उसका टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, 5,000, और 5,000 से ऊपर यदि है तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे उसका परसेंटेज। तो मैंने ऐसा माना है कि 5,000 से ऊपर किसी भी एम्प्लॉय की अगर सैलरी जाती है तो 10% PF प्रोफेशनल टैक्सेस कटेंगे। तो इस तरह से लगभग मैंने सारे पे हेड बना दिए, ऐसे और भी बन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे। अभी तो मैंने पे हेड बनाया कि हमारी कंपनी क्या क्या देती है, अब मुझे अपने एम्प्लॉय को क्या क्या देना है वो मुझे चूज़ करना होगा। सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने चूज़ किया मिस्टर सुमित। अब आप पे अपनी ध्यान रखें, आपके एम्प्लॉय हैं 100, तो आप हर एक को दे सकते हैं, या फिर आप उनके ग्रुप की सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप की सैलरी जैसे डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी अपने आप डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको एम्प्लॉय वाइज नहीं देते, आप ग्रुप वाइज अगर सैलरी दे रहे हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ग्रुप वाइज। लेकिन अभी मैं एम्प्लॉयज़ वाइज दे रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय चूज़ करूँगा मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित का इफेक्टिव कब से होगी सैलरी, तो 1 तारीख से जब से उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसको बेसिक सैलरी कितनी मिलती है वो मैं यहाँ टाइप करूँगा, तो बेसिक सैलरी मैंने माना 10,000। इसके बाद उसको DA मिलता है या नहीं, अगर नहीं मिलता तो आप नहीं लेंगे यहाँ पे। अगर उसको DA मिलता हो तो आप चूज़ करना। अगर उसको रहने के लिए पैसे मिलते हैं तो आप HRA चूज़ करेंगे, नहीं मिलते तो आप नहीं रहेंगे। यानी इनमें से आप वही पे हेड चूज़ करें जो मिस्टर सुमित को मिलते हैं सैलरी ग्रुप में। अगर नहीं मिलते तो आप ना लें। अभी हम सीख रहे हैं तो इसलिए मैं सारे लूँगा, लेकिन आप देख लें आपकी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है और क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने DA चूज़ किया, HRA चूज़ किया। HRA 1,500 रुपये महीने। इसके बाद यहाँ पे आप ओवर टाइम लेंगे। ओवर टाइम 1 घंटे का हम देते हैं, मान लीजिए 60 रुपये एक एम्प्लॉय को अगर ओवर टाइम करते हैं। PF ऑटोमेटिक कटेगा, टैक्सेस ऑटोमेटिक कटेंगे। TA ये मैं बताऊँगा 1 दिन के हिसाब से 60 रुपये या 50 रुपये, जैसा मुझे ठीक लगे।
एंड ऑफ लिस्ट। देखिए यहाँ पे मुझसे नहीं पूछा गया क्योंकि ये कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा सैलरी के हिसाब से। डीए मुझसे नहीं पूछा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था एक मेथड कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 8,000 से ऊपर हो तो उसका कुछ 5% डीए कटेगा, तो इसकी सैलरी जो भी होगी उसका 5% यहाँ अपने आप आ जाएगा। पीएफ अपने आप 12% कट जाएगा और टैक्सेस भी अपने आप 10% कट जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया, आप देख पा रहे हैं कंप्यूटेड वैल्यू वाले नहीं आए, ये अपने आप कैलकुलेट होंगे और बाकी आ चुके हैं। इसको आप सेव करेंगे। इस तरह से आप तीसरे एम्प्लॉय का, दूसरे एम्प्लॉय का, चौथे सारे एम्प्लॉयज़ का आप पे हेड सेट करेंगे, सैलरी डिटेल सेट करेंगे। अब लास्ट आपका बचा है वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स में आपको जाना है, अल्टर में आपको जाना है और यहाँ बनेगा आपका पेरोल। पेरोल मतलब ऑलरेडी वाउचर है, आपको बस इस पेरोल के अंदर एक क्लास बनानी है ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दिया स्टाफ सैलरी। और यहाँ पे आप इसको एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा अल्टर सी से। अकाउंट का नाम होगा सैलरी पेबल। ये वो अकाउंट है जिसमें सारी सैलरी इकट्ठी होगी मतलब इसमें जितनी भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है वो सब यहाँ आके इकट्ठी होगी इस लेजर में। और चूंकि ये इकट्ठी होगी इसलिए कंपनी की लायबिलिटी बनती है इसको देना, इसलिए इसे अंडर रखना है करंट लायबिलिटीज़ में। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा क्योंकि हम दे नहीं रहे, हमें देना है। तो दे नहीं रहे, देना है, इसमें अंतर यही है कि अगर दे रहे होते तो खर्चा होता है, लेकिन अभी देना है तो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है कंपनी की। और ध्यान रहे यूज़ पे पेरोल को यस कर दें, नहीं तो ये लेजर वहाँ शो नहीं होगा। इसके बाद इसको सेव कर लें, ये हमारी क्लास बनकर तैयार है। तो ये मेरे पेरोल इन्फो सारे हो गए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन टॉपिक इतना बड़ा है। पेरोल इन्फो की सारी इन्फो हो चुकी है। अब सीधा हम तो देखिए सब कुछ हमने कर लिया है। गेट फॉर टैली के अंदर हमने मास्टर्स में पेरोल इन्फो दे दी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पेरोल वाउचर में जाके आपको अटेंडेंस लगानी है और पेरोल कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपको ऊपर वाला मास्टर तो एक ही बार करना होगा, पेरोल वाउचर आपको हर महीने करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पेरोल वाउचर में आप जाइए, सबसे पहले आप अटेंडेंस लगाएंगे कंट्रोल F5 से। तो F5 के नीचे 2 लाइन है तो कंट्रोल, अगर एक लाइन होती है तो अल्टर, और कोई भी लाइन है तो अकेले दबाना होता है। तो आप देख पा रहे हैं F5 के नीचे 2 लाइन है तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे। जैसे यहाँ S के नीचे 1 लाइन है तो अल्टर के साथ दबाना होगा। ये इनके शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल F5, आप मेरे पिछली वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने सब बताया हुआ था डिटेल में। तो यहाँ पे मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, मैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हूँ सबकी। तो अभी मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है तो इसलिए मैं चूज़ करूँगा मिस्टर सुमित। एब्सेंट कितने दिन रहा वो मुझे यहाँ पे बताना होगा। तो मैंने बताया यहाँ पे वो 2 दिन एब्सेंट रहा। इसके बाद मिस्टर सुमित जो है उसने ओवर टाइम कितने घंटे किया, तो 8 घंटे ओवर टाइम किया। उसके बाद मिस्टर सुमित, अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट और सिक लीव, तो आपको वैसे चूज़ करना होगा क्या सिक लीव कि कितने दिन उसने लीव ली, वो आपको बताना होता है। लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने वहाँ पे जब पे हेड बनाया था तो मैंने वहाँ पे सिक लीव को यूज़ कर लिया था। तो अब भी अगर मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है तो मुझे सिक लीव को एज अ प्रेजेंट लेना होगा। तो यहाँ पे मैं सिक लीव को एज अ प्रेजेंट लूँगा और फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कि कितने दिन आया। यानी आप इसको सिक लीव ना समझें, इसको आप प्रेजेंट समझें और प्रेजेंट को कितने दिन रहा वो आप टाइप कर दें। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ कि वो 26 डेज प्रेजेंट रहा और प्रेजेंट का आप चूज़ ना करें और इसको आप सेव कर लें। तो ऐसा आप हर एम्प्लॉय के साथ करेंगे। तो ये मैंने अटेंडेंस कब लगाई, 1 अप्रैल को। अब मैं इसकी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कंट्रोल F4 दबाऊंगा पेरोल वाउचर में एंट्री करने के लिए। यहाँ पे वो क्लास जो आपने बनाई थी वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैलरी पेबल का अकाउंट अपने आप आ जाएगा जो मैंने वहाँ बनाया था। अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं भरना, आप बस अल्टर A दबाएंगे पेरोल ऑटोफिल के लिए। देखिए A के नीचे 1 लाइन है, अल्टर A, और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे सैलरी। आप कब से कब तक के दे रहे हैं, तो मैंने अटेंडेंस अप्रैल में लगाई थी तो मैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दूंगा। अगर मैंने अटेंडेंस मई में लगाई तो मैं 1 मई से 31 मई या 30 मई तक की सैलरी दूंगा। यहाँ पे मैं 30 अप्रैल चूज़ करूँगा। अगर आपका एजुकेशन वर्जन है तो यहाँ 30 तारीख नहीं आएगी तो आप 1/5 एक दिन ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं, 1/5/2020 कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे चूज़ करेंगे किसको दे रहे हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में, और एम्प्लॉय का नेम जिसको हम दे रहे हैं सुमित को, और यहाँ पे आप चूज़ करें एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय नेम। तो मैं एम्प्लॉय नेम से प्रिंट करना चाहता हूँ रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे उस एम्प्लॉय की सैलरी अपने आप ही कैलकुलेट हो चुकी है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिक सैलरी 10,000 थी, लेकिन उसके कुछ अपसेंट होने के कारण सैलरी 8,666 रुपये आई, यानी कुछ 26 से 28 दिन की। डीए उसका कितना आया, 433 रुपये। तो इस सैलरी का 5% जितना भी निकला वो डीए होगा। HRA 1 महीने का मैंने यहाँ 15 सेलेक्ट किया था तो ये 1500। आपका शायद ये 3,000 हो सकता है क्योंकि अगर आपने एक दिन ज़्यादा की एंट्री अगर की होगी तो अगले महीने का भी प्लस हो जाएगा। ओवर टाइम 480 रुपये, क्योंकि मैंने वहाँ 8 घंटे का ओवर टाइम दिया और 1 घंटे के हिसाब से मेरे कुछ 60 या 90 रुपये थे जो मैंने वहाँ दिए थे, उसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। PF तो 1329 रुपये टोटल सैलरी का। प्रोफेशनल टैक्सेस वही 10% टोटल सैलरी का, और TA वही टोटल कितना था, शायद कुछ 5 या 10 नहीं सॉरी, ये तो मैंने 60 रुपये पर डे के हिसाब से दिया था तो ये कुछ 1800 रुपये हो गया 30 दिन के हिसाब से।
तो ये मेरी सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है, अभी केवल कैलकुलेट हुई है। अब मुझे बस क्या करना होगा, इसको पे फाइनल रिपोर्ट्स पे करने के लिए आप जाएंगे सैलरी पेबल का अकाउंट चूज़ करेंगे। पेमेंट में कितनी पे करनी है वो आपको दिख जाएगा 10,442.40 और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे किसको देना है, एम्प्लॉय को, और उस एम्प्लॉय का नाम जिसको आपको देना मिस्टर सुमित। अगर यहाँ पे आपका ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने इस सेकंड वाले ऑप्शन को नो रखा होगा, तो इसलिए आप इनको यस करें अगर ये रिपोर्ट आपको यहाँ चाहिए तो। इसके बाद आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे कैश या बैंक, जनरली बैंक से ही होता है, मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैश मेरे पास नहीं नेगेटिव आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये आपने पे कर दिया। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय को सैलरी को पे करेंगे। अब इसकी पे स्लिप देखने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले पे आपको जाना होगा, यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स पे स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप मिस्टर सुमित, ये देखिए इसकी पूरी कैलकुलेशन आ चुकी है। मैं इसको प्रिंट करके समझाता हूँ। तो अल्टर पी दबाएंगे आप, यस, अल्टर आई दबा दें प्रीव्यू के लिए, यहाँ ऑलरेडी विद प्रीव्यू है, अल्टर आई से आता है ये, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नो प्रीव्यू, तो अभी तो प्रीव्यू है, यस। जूम करेंगे अल्टर जेड से, तो देखिए बेसिक उसकी थी 10,000, लेकिन मिली कितनी 8,666, यानी कि मिलनी इतनी थी और मिली इतनी। तो डीए कितना मिलता, 500 रुपये मिलता 5% हिसाब से, लेकिन सैलरी कम थी इसलिए 433 मिला। एचआरए कितना मिलता 1500, तो 1500 ही मिला। ओवर टाइम का कितना मिलता 400 थी, 480 मिला। टीए कितना मिलता 1800, तो 1800 ही मिला। कटा क्या, तो पीएफ कटा 1329, कटना कितना था 1400, क्योंकि अगर सैलरी 10,000 होती तो ज़्यादा पीएफ कटता, लेकिन सैलरी कम थी तो कम कटा। और टैक्सेस कितने कटे थे 1200, लेकिन कटे कितने 1100, तो टोटल 2,437 कटे, कटने 2,745 थे। तो 14,000 सैलरी में से अब 2,037 कटेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू जो आएगी 12,880 आएगी। ये उसकी सैलरी स्लिप बोलते हैं, जिसे हम एम्प्लॉय को प्रिंट करके दे देंगे। तो इस तरह से आप पूरे पेरोल अकाउंटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट्स करके जरूर पूछें। इसकी नोट्स की वीडियो मैंने ब्लॉग्स में नोट्स डाल रखे हैं, तो आप उसको जरूर देखें, इससे आपको और आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।